विदेशों से अनाज को मंगाया गया और विदेशों से जब हमने अनाज को मंगाया तो हमारी जरूरतें पूरी हुई। लेकिन ये हम कब तक कर सकते थे? तो 1960 के दशक में हमारे देश में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसको हम बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति में ये क्या था? केमिकल का इंट्रोड्यूस होना, मतलब हमारे किसानों को केमिकल के बारे में, साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड है उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को पता चला, जिसकी वजह से वो आज बेहतर खेती कर पा रहे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मुख्य रूप से पोषक तत्वों का पता लगाया कि ऐसे कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसको हम एनपीके बोलते हैं, इसका एक रेशियो भी दिया कि हमें 2:4:1 यानी कि टोटल 7 kg, 2 किलो नाइट्रोजन, 4 किलो फास्फोरस और 1 किलो पोटास को हमें अपने खेतों में यूज करना है। 7 kg फॉर 1 एकड़ लैंड। प्लस वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि हमें इसको बैलेंस बना करके रखना है कि हमें जो हम पारंपरिक तौर पर जो चीजें यूज करते आ रहे हैं उसको हमें लगातार यूज करते रहना है, ताकि हमारी जो मिट्टी का बैलेंस है वो बैलेंस बना रहे और हमारे किसान अच्छी से अच्छी फसल की पैदावार ले सके। तो केमिकल का इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें मुख्य रूप से बहुत सारे तरह की कीटनाशक दवाइयों का भी हुआ। अगर हम कीटनाशक दवाइयों की बात करें तो मुख्य रूप से जो कीटनाशक दवाइयां थी उनका रोल क्या था कि हमारी फसलों में कीड़ों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता था, बहुत ज्यादा कीड़े हमारी फसलों को नष्ट करते थे। तो वहां पर भी हमारी फसल कमजोर होती थी, कम होती थी, हमारी फसल प्रभावित होती थी। लेकिन जैसे ही कीटनाशक दवाएं आई उसकी वजह से हमारे किसान भाइयों ने अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाना शुरू कर दिया, उस पर कंट्रोल करके। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पर सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया गया, प्लस हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आज हमारे किसान भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए वो अनाज पैदा कर पा रहे। अगर हम बात करें गेहूं की, धान की, अगर हम बात करें दलहन की बात करें, गन्ना की बात करें, ग्राउंडनट की बात करें, मूंगफली की, तो ये इसके पैदावार के मामले में पूरे विश्व में आज हम सेकंड नंबर पर आते हैं। एक समय ऐसा था हमारे देश में जब हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन हरित के क्रांति के बाद हमारा देश आत्मनिर्भर बना। आज हम दूसरे देशों को अनाज एक्सपोर्ट भी करने लगे। साथ ही साथ जो तिलहन की फसल है उसमें हम 3rd नंबर पर हैं, प्लस मशीनरी के मामले में अगर हम देखें तो 4th नंबर पर आते हैं। साथ ही साथ चाय की फसल की पैदावार के मामले में हम पूरे विश्व में नंबर 1 पर आते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हमारा देश हरित क्रांति की वजह से आत्मनिर्भर बन चुका है, हम बेहतर खेती करने लगे हैं। तो जब हरित क्रांति नहीं थी तो उस समय पर हम 1 एकड़ में 1 क्विंटल पैदा करते थे, लेकिन आज हम हरित क्रांति की वजह से 1 एकड़ में हम अधिक पैदावार करने लगे और एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो अगर हम बात करें एक्सपोर्ट मार्केट की तो वर्ल्ड में हम टॉप 10 में आते हैं, जिसमें हमारा 8वां नंबर है, जो हमारे लिए एक देश की बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ एक चीज और हमें करना है कि हमने फसल की पैदावार को बढ़ाया, आज हमें उसको दुगना तिगुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। तो ये हमें एक अवसर के तौर पर लेना चाहिए, साथ ही साथ ये चैलेंज के तौर पर भी हमें लेना चाहिए। तो हमारे देश में ऐसे मौसम है कि हम हर एक तरह की फसलों को उगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर तो चैलेंज की, जैसा कि मैं बात कर रहा था, तो चैलेंज आज हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अधिक है। कैसे? सिंपल, आपने देखा होगा कि आपका शहर, अगर जिस भी शहर में रहते हो, आज से 20 साल पीछे जाइए अपने शहर में, अपने शहर के बारे में सोचिए, क्या वो शहर आपका उतना ही बड़ा है जितना बड़ा पहले था? अब आप सोचिए कि आपके अभी प्रेजेंट टाइम से 20 साल के बाद वो शहर कितना बड़ा होगा। तो शहर बढ़ रहा है, आबादी लगातार बढ़ रही है। आज से 20 साल पहले जहां पर खेती हुआ करती थी, आज वहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियां बन गई हैं, सड़कें बन रही हैं। तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है, जिसको हम कृषि योग्य भूमि कहते हैं, वो लगातार हमारी कम होती जा रही है। प्लस हमारे पास हमारे किसानों के लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है कि कैसे हम कम भूमि में भी अधिक से अधिक फसल की पैदावार ले। तो हमने जहां पर 1 क्विंटल होता था वहां पर हमने 10 किया, आज हमें उसको 20, 30, 40 करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में हमें अगर हम नहीं करेंगे तो एक बार फिर से भूखमरी की स्थिति आ सकती है। साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों ने हरित क्रांति के बाद लगातार सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के बारे में सोचा, क्वालिटी के बारे में नहीं सोचा। इसी वजह से आज हमारे शरीर में इतनी अधिक बीमारियां हैं, हम बीमार हो रहे। और आप देखें तो
अगर हम एक खाना खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल और पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर का एक समूह है। दाल में भी केमिकल्स है, प्लस आपके चावल में भी है, आपके रोटी में भी है, सब्जियां खा रहे हैं तो अलग अलग सब्जियों में, हर एक चीज में बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड है। तो हमें ये चेंज करना होगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं आज के टाइम में, प्रोडक्ट मदद कर रहे हैं, एनजीओ जो है वो बहुत सारे काम कर रहे हैं किसानों को जैविक की तरफ ले जाने के लिए। साथ ही साथ अगर हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से अपने किसानों के पास हम जाते हैं तो हमें किसानों की परेशानियों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट से उनका सॉल्यूशन करना है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हमें दूर करना है। और जब हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से उनकी समस्याओं को दूर कर पाएंगे तभी वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे और बार बार यूज करेंगे। तो हमें किसानों के पास से जाने से पहले हमें किसानों की परेशानियों के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन सी फसल कब लगाता है, किस किस तरह की खाद डालता है, कब पानी लगाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर हम जानेंगे परेशानियों के बारे में, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट की सहायता से हमारे जो किसान भाई हैं उनकी हम जो भी परेशानियां हैं उनको हम दूर कर सके। तो यहां पर अगर आज देखें तो जो आज हमारे किसान के पास जो भी परेशानी है A to Z, वो सारी की सारी परेशानी सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड की वजह से। वो किसानों की भी परेशानियां हैं, प्लस आज के टाइम में जितनी भी बीमारियां हैं हमारे ह्यूमन बीइंग में, जितनी भी बीमारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड की वजह से ही हैं। और जब तक हम इनको दूर नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर जो बीमारी है वो दूर होने वाली नहीं है। साथ ही साथ अगर यहां पर देखें तो जो हमारे किसान की जो मुख्य परेशानी है वो है उनका इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। उनको एक फसल के उत्पादन करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। रासायनिक खादों पर करते हैं, कीटनाशक दवाइयों पर करते हैं, प्लस अगर हम बात करें तो वो इरिगेशन, सिंचाई के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। प्लस जब किसान अपने खेतों में अधिक यूरिया और डीएपी केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करता है तो उसकी मिट्टी का इम्यून सिस्टम वो भी कमजोर होता है, साथ ही साथ फसलों का भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिसकी वजह से उस पे बहुत सारे डिजीज अटैक करते हैं, रोग लग जाते हैं। और फिर होता क्या है कि हमारी जो किसान भाई हैं फिर उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए उस पर तरह तरह का स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, जहां पर वहां पर भी उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज मिट्टी जो है वो बहुत ही हार्ड हो गई है, बहुत ही ज्यादा सख्त हो गई है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। प्लस जो हमारे पौधे हैं वो मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो मिट्टी में नीचे है वो सारे के सारे पोषक तत्व। प्लस अगर हम बात करें तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता लगातार कमजोर होती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे किसान भाइयों ने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के बारे में सोचा, क्वालिटी के बारे में नहीं सोचा। उनको क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, अधिक फसल की पैदावार के लिए उन्होंने अधिक केमिकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो आज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, किसानों की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो अगर हम बात करें, मिट्टी को मापने का एक तरीका होता है, टेस्ट करना चाहिए कि उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है, फिर हम अगर उनको डालेंगे तो हमारी फसल बेहतर कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो किसान का इन्वेस्टमेंट है उसको भी वो कम कर पाएंगे। तो मिट्टी को मापने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यू, पीएच मान। इसका एक स्केल होती है, एक पैमाना होता है जो 0 से लेकर के 14 तक होता है। अगर इसका पैमाना 6 से 7 के बीच में होता है तो हमारी मिट्टी नॉर्मल होती है, अगर 6 से कम होता है तो हमारी मिट्टी एसिडिक होती है, अगर 7 से ज्यादा होता है तो हमारी मिट्टी एल्कलाइन होती है। एसिडिक कब होगी? जब किसान अपने खेतों में ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेगा। एल्कलाइन कब होगी? जब हमारे खेत में किसान बहुत अधिक मात्रा में डीएपी का इस्तेमाल करेगा, जिसको हम डाई अमोनियम फास्फेट बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो आज मिट्टी का पीएच बैलेंस सही नहीं है, तो उसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी है, हमारे पौधों की जो जड़ें हैं, अगर मिट्टी का बैलेंस, पीएच बैलेंस अगर नहीं होगा तो हमारे जो फसलें हैं वो मिट्टी से सारे के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाएंगे, अगर मिट्टी में पोषक तत्व होंगे भी तब भी। तो यहां पर पीएच बैलेंस करने का मतलब यही है कि हमारे जो फसल है वो मिट्टी से सारे के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके, ताकि हमारे किसान भाई बेहतर फसल की पैदावार ले सके। तो आज किसान अंधाधुंध अपने खेतों में यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कर रहा है और साल दर साल सेम फसल की पैदावार को लेने के लिए वो क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा है, और हमारी मिट्टी
बंजरता की ओर जा रही है। बंजरता का मतलब होता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, वैज्ञानिकों का भी कहना है, जिस तरह से हम अंधाधुंध केमिकल्स यूज कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी मिट्टी में किसी भी तरह का कोई भी अनाज नहीं होगा अगर हम इसी तरह से करते रहे। तो यहां पर मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं कि हमारे किसान भाई क्या क्या अपने खेतों में डालते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर किसान जो है वो रासायनिक खाद में अगर हम बात करें तो यूरिया है, डीएपी है, सुपर फास्फेट है, जिंक सल्फेट है, साथ ही साथ वो और भी बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करता है, बहुत सारी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करता है। तो लगातार इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी जो है वो कमजोर होती जा रही है। अगर हम गोबर की खाद की बात करें तो किसान अपने खेतों में आज ना के बराबर गोबर की खाद डाल रहा है। तो गोबर की खाद बहुत ही बेहतर होती है और इसको किसान वर्षों से डालता आ रहा है। इसी वजह से हमारी मिट्टी का बैलेंस बेकार हुआ, किसानों ने गोबर की खाद को डालना बंद कर दिया और उन्होंने रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ा दी। अब मिट्टी क्या है कि वो उसमें ताकत ही नहीं रह गई कि वो हमें सारे के सारे तरह के पोषक तत्व तो दे सके। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रही हैं। प्लस इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं कि हमारी सेहत डाउन हो रही है। आज के टाइम में हम जो भी चीजें खाते हैं, जो भी चीजें पीते हैं, उसमें सारी की सारी चीजों में पेस्टिसाइड है और केमिकल है। क्या आज से 20 साल पहले हम आरओ का वाटर पीते थे? नहीं। क्या आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले लोग इतने बीमार होते थे? आज अगर हम देखें तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हम सभी लोग इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये कोरोना काल है। बहुत ही सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ने वाला, बेहतर होने वाला नहीं है। कब तक? जब तक हम अपने खेतों में केमिकल को कम नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि ये जो शरीर है हमारी, ये मिट्टी की बनी हुई है और इस मिट्टी को हम स्वस्थ करने के लिए, हमारी जो जहां से हम अनाज खा रहे हैं उसको हम, उसके लिए स्वस्थ के बारे में हम नहीं सोचते। तो हमें अपनी मिट्टी, ये जो मिट्टी है शरीर रूपी, इसको स्वस्थ करना है तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना है। हमारे जो खेत की मिट्टी है उसको स्वस्थ करने के लिए सोचना पड़ेगा और जब तक हम उसको स्वस्थ नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि ये जो पिक्चर है इससे क्लियर हो जाता है। जब किसान अपने खेतों में केमिकल पेस्टिसाइड को यूज करता है तो वो बारिश होती है तो लीच करके ग्राउंड वाटर में जाएगा, पानी में बह करके जाएगा, जलीय स्रोतों में जाएगा, वहां पे जो जलीय जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो सारे के सारे पर्यावरण को दूषित करेगा। प्लस ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं कि आज से 20 साल पहले अगर किसान ने डाला है तो वो आज भी हमारी मिट्टी में मौजूद है और आज जो हम डाल रहे हैं वो अगले 20 साल तक रहेगा। ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं। तो हमें केमिकल मिलना ही मिलना है। प्लस अगर हम बात करें तो बहुत सारे केमिकल ऐसे बैन भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम केमिकल की बात करें तो कुछ केमिकल ऐसे जो 20 साल 30 साल तक असर रहता है, कुछ केमिकल ऐसे हो जो जिनका 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल तक असर रहता है। तो यहां पर हमें बेहतर करना होगा, हमें इन केमिकल को दूर हटाना होगा। साथ ही साथ हम बच्चों को कहते हैं बेटा दूध पियो, इसमें कैल्शियम होता है, सारे तरह के पोषक तत्व होते हैं, आप स्वस्थ रहोगे। लेकिन आज के टाइम में जो हम दूध पी रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं उसमें भी केमिकल की मात्रा है, पेस्टिसाइड की मात्रा है। आज पशुओं का जो चारा है वो जहरीला हो गया है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। उसमें भी केमिकल पेस्टिसाइड है क्योंकि किसान खेतों से ही जो चारा है उसको पशु को खिला रहा है, हरा चारा हो या सूखा चारा हो। तो कहीं ना कहीं हम लगातार बीमार हो रहे हैं। तो इसको अगर हमें चेंज करना है, आने वाले भविष्य को बेहतर करना है, हमें अपने इम्यून सिस्टम का काम करना है, तो हमें जैविक को अपनाना पड़ेगा, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नया टर्म नहीं है। आज से 100 साल पहले, 1960 के पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होता था, जहां पर किसी भी तरह का कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं होता था। लेकिन आज हम और ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी को भी यूज करके, बायोटेक्निक को यूज करके हम और भी बेहतर खेती कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है कि हमारे जो मिट्टी बीमार हो रही है उस मिट्टी को हम स्वस्थ कर सकें। साथ ही साथ जो किसान फसल की उत्पादन चाहता है वो अगर जैविक पर आता है तो उसके फसल की उत्पादन को भी वो बढ़ा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य यही है कि हमारे किसानों को जागरूक किया जाए कि वो केमिकल का कम से कम उपयोग करें। प्लस बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो जागरूक हैं लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें यूज क्या करना है। तो हमें अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है किसानों के पास, उनको बताना है
कि जैविक पर आइए, जैविक को इस्तेमाल करिए, उनको जागरूक करना है, इसलिए क्योंकि उसमें उनका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। हमारा फायदा क्या है? हमारा उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ करना। तो अगर हम किसानों के पास जाएंगे, उनको जैविक पर लेके आएंगे, तो हमारा सेहत अपने आप स्वस्थ होगा। हमें सब्जियां सही मिलेंगी, हमें गेहूं सही मिलेगा, चावल, सारी चीजें जो खाने की चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें शुद्ध मिलेंगी। प्लस हमारे किसानों का भी बहुत लाभ होगा। उनकी जो रासायनिक खादों पर निर्भरता है वो कम हो जाएगी। तो अगर उनकी रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी, वो कम कर देंगे, तो उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप कम होता जाएगा। ये हमारी मिट्टी के लिए अच्छा है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो हमारी मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, पहले केचुए हुआ करते थे हमारे खेतों में, आज से 10 साल 20 साल पहले, बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन आज वो ना के बराबर है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर करते हैं। तो हमारी मिट्टी में फिर से जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी अगर हम जैविक करेंगे तो। और जैसे जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, मिट्टी जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ जाती जाएगी। और जो भी हमारी फसलें होंगी, जो किसान का मकसद है फसल की पैदावार को बढ़ाना, और वो अपनी फसल की पैदावार को ज्यादा बेहतर कर पाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो आने वाला भविष्य है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, जैविक खेती का है। प्लस अगर हम बात करें हमारी कंपनी की, तो आने वाले समय में ये कंपनी का प्लान भी है कि हम और भी प्रोडक्ट लेकर के आएंगे एग्रीकल्चर रेंज में, ताकि हम जब किसानों के पास जाए तो उनको हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे सके। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा, हम बहुत सारी परेशानियों को हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से हल कर पाएंगे किसानों की, और साथ ही साथ उनको हम बहुत सारे अवसर भी देंगे। क्या अवसर होगा? ये पर्यावरण के अनुकूल होगा, उनकी जो लागत है वो कम होगी, साथ ही साथ ये फसल के लिए उपयोगी होगा, लंबे समय तक हमारी मिट्टी में काम करेगा, हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखेगा, साथ ही साथ जो किसान हैं, मनुष्य हैं, उनको भी स्वस्थ रखने में मदद करेगा। प्लस जो किसान चाहता है अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाना, वो अपनी फसल की पैदावार को भी बढ़ा पाएगा इन्वेस्टमेंट कम करके। वो रासायनिक खादों का, कीटनाशकों, दवाइयों का उपयोग कम करके वो अपनी फसल की पैदावार को बेहतर भी कर पाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारी जो एग्रीकल्चर रेंज है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर, ये दोनों प्रोडक्ट हमने जो भी किसानों की परेशानियों के बारे में जाना, उन परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा और हमारी फसल की पैदावार को बेहतर करने में मदद करेगा। प्लस जो मैंने कहा कि हमारी मिट्टी को स्वस्थ करना है, उस हमारी मिट्टी को भी स्वस्थ करने में मदद करेगा। तो आइए जानते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों के लिए कैसे उनको जैविक की तरफ लेकर के जाएगा और कैसे हमारी मिट्टी को बेहतर बनाएगा और उनकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर हम बात करें हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की, तो इसकी बोतल पर लिखा है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल या जहर इस्तेमाल नहीं हुआ है। प्लस अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की खासियत के बारे में, तो ये प्रोडक्ट जो है हमारा मेन नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना हुआ है। एलोवेरा है इसमें, नीम है, आंवला है, हिमालयन बेरी है और साथ ही साथ इसमें काऊ यूरिन है, जो प्रकृति से ही लिया गया है और इनका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और नेचुरली इसमें ऐड किया गया है, जिसकी वजह से हम अपनी फसल की और मिट्टी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें जो एक एक इंग्रेडिएंट है उनका रोल क्या है हमारी फसलों को बेहतर करने के लिए और हमारी मिट्टी को बेहतर करने के लिए। तो इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा है। एलोवेरा की अगर हम बात करें या फिर अगर हम देखें तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, गिव एंड टेक। जब हम अपनी मिट्टी को, अपनी फसलों को कंप्लीट फूड देंगे, तभी वो उसमें सारे तरह के पोषक तत्व होंगे, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और वो अधिक से अधिक फसल की पैदावार कर पाएगा। तो यहां पर एलोवेरा की सहायता से हम अपनी फसलों को कंप्लीट फूड देते हैं और साथ ही साथ ये एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटी फंगल होता है। तो ये हमारी फसलों को और मिट्टी को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा, जिससे हमारे किसान भाई अधिक से अधिक फसल की पैदावार ले पाएंगे। प्लस अगर हम सेकंड इसमें बात करें तो इसमें सेकंड है लेहबेरी। लेहबेरी में 100 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्लस इनका जो रोल है, इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, एमिनो एसिड है और इसका मेन रोल क्या है, ये हमारे फूलों के विकास में मदद करेगा, फलों के विकास में मदद करेगा। आपने देखा होगा किसानों की ये शिकायत भी होती है, फूल लगता है गिर जाता है, फल लगता है गिर जाता है, तो ये उसको कंट्रोल करेगा। और ये मेन कारण किस वजह से होता है, जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उसकी वजह से होता है, तो ये उसको देगा
तो फ्रूटिंग अच्छी होगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी, तो हमारी फसल जो होगी उसकी पैदावार भी बहुत ज्यादा बेहतर होगी। थर्ड इसमें इंग्रेडिएंट है नीम। नीम की अगर हम बात करें तो ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, साथ ही साथ ये बायो पेस्टिसाइड के तौर पर भी इसको हम बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा किसान जब अनाज को स्टोर करता है तो उसमें कुछ पत्तियों को तोड़ करके डाल देता है कि उसमें किसी भी तरह के कोई कीड़े मकोड़े ना लगे। तो यहां पर ये हमारी फसलों में और मिट्टी में जो बहुत सारे हानिकारक कीड़ों के अंडे होते हैं, उस अंडों से फिर कीड़े बाहर आते हैं, हमारी फसलों को नष्ट करते हैं, तो उससे हमारी फसलों को कंट्रोल करने में मदद करेगा। कीड़ों से भी कंट्रोल करेगा, हानिकारक जो जीवाणु हैं उनसे भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। फोर्थ इंग्रेडिएंट है इसमें आंवले। आंवला की अगर हम बात करें तो ये हमारी फसलों को मुख्य रूप से विटामिन सी देता है, और विटामिन सी एक आप सभी लोगों को पता है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारी फसलों के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। हमारी फसलों का भी इम्यून सिस्टम होता है, अगर उनको भी सारे तरह के पोषक तत्व मिलेंगे तो उनका भी इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा और उनकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो ये रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, साथ ही साथ हमारी फसलों को जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उनसे भी बचाने में मदद करता है। और इसमें जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है उसके बारे में हम जानते हैं, और जो फिफ्थ इंग्रेडिएंट है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी फसलों, हमारे प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करता है, जिसको हम बोलते हैं गौमूत्र। गौमूत्र की अगर हम बात करें तो शुरुआत में हमने बात की कि जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने केमिकल के रूप में तैयार किया मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो यहां पर हमारी फसलों को मुख्य रूप से जो गौमूत्र है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देने में मदद करेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो आइए जानते हैं इनका रोल क्या होता है हमारी फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए। नाइट्रोजन का काम होता है हमारी फसलों को हरा भरा बनाना। हरा भरा मतलब ग्रीन कलर को बढ़ाना। ग्रीन कलर क्यों होता है हमारी फसलों में? यह क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा नाइट्रोजन, और साथ ही साथ इसका काम होता है सूर्य की रोशनी के साथ फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके हमारे फसलों के लिए फूड का डेवलप करना, फूड का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना। तो ये हरा भरा रखेगा हमारी फसलों को। साथ ही साथ इसमें जो फास्फोरस है, फास्फोरस का काम है जड़ों के विकास में मदद करना, साथ ही साथ अधिक से अधिक शाखाएं बनाना। आपने देखा होगा धान का किसान में एक पौधा लगाता है उसमें कई सारी शाखाएं निकल आती हैं। किसान जो है अपने उस गेहूं की फसल एक बीज लगाता है उसमें बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं, तो ये फास्फोरस की वजह से होता है। पोटास का काम होता है उन शाखाओं को मजबूती प्रदान करना, सेल को बेहतर बनाना। नहीं तो क्या होगा, अगर पोटास की कमी होगी तो फसल जो है वो खड़ी तो होगी लेकिन जैसे ही तेजी से हवा चलेगी वो गिर जाएगी, वो रुक नहीं पाएगी। तो ये क्या करता है, ये हमारी जो फसल है उसके तनों को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। और इसमें जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है कैल्शियम। और कैल्शियम का जो मेन रोल है वो हमारी मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को हमारी फसलों यानी कि पत्तों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने का काम करता है। इसको हम कैल्शियम को हम ट्रांसपोर्टेशन वाला यानी कि स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोषक तत्वों को कैरी करने में मदद करता है। तो ये 5 इंग्रेडिएंट मिलकर के एलोवेरा, लेवेरी, नीम, आंवला और साथ ही साथ गौमूत्र मिलकर के ये हमारे प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं, और साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? जो हमारे किसान भाई इतने सालों से लगातार अपनी खेतों में जो केमिकल की मात्रा यूज करते आ रहे हैं उस केमिकल के प्रभाव को धीरे धीरे कम करने में भी मदद करता है। तो इस प्रोडक्ट को हम सारे तरह के, किसी भी तरह की फसल हो वहां पर इसको हम यूज कर सकते हैं और बेहतर फसल की पैदावार ले सकते हैं। तो किसान अगर धान करता है, गेहूं करता है, गन्ने की फसल करता है, सब्जियों की फसल करता है, बागवानी की फसल है जैसे किन्नू हो गया, अमरूद हो गया, सेब के बाग है, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल करके हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रोडक्ट को यूज करने के तरीके के बारे में। यहां पर जो हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे वो मुख्य रूप से 3 तरह से हम यूज करते हैं। 3 तरह से मतलब हमें जो यूज करना है इसको हमें सॉइल ट्रीटमेंट करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है, और साथ ही साथ इसको हमें स्प्रे में इस्तेमाल करना है। हमें इसको स्प्रे में इस्तेमाल करना है।
तो सॉइल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉइल ट्रीटमेंट की वजह से ही हम सॉइल ट्रीटमेंट करके हमारी जो फसल है, हमारी जो मिट्टी है, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो सॉइल ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही सिंपल, हमें आधा लीटर की बोतल को लेना होगा और आधा लीटर की बोतल को हमें अपने खेतों में डालना होगा। इसको हम कब डालेंगे? शुरुआत में। अभी अगर हम देखें तो धान की फसल लगी हुई है, अभी तो हम नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी तरह की फसल की शुरुआत कर रहे हैं तो वहां पर हम इसको शुरुआत में इस्तेमाल करेंगे। आधा लीटर की बोतल को हमें खेत में डालना है, तो माध्यम के तौर पर हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गोबर की खाद, या फिर हम मिट्टी ले सकते हैं। उसमें हम मिक्स करेंगे और खेतों में बिखेर देंगे, जुताई से पहले, जुताई के बाद, या बुआई से पहले या बुआई के बाद। और ये जब मिट्टी में पहुंचेगा तो ये 4 तरह के फायदे करेगा। पहला, हमारी मिट्टी का जो पीएच जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। जो एसिडिक है या एल्कलाइन है उसको बैलेंस लेकर के आएगा। सेकंड, हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व कम हो रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम हो रही है, उनकी कमी को पूरा करेगा। थर्ड, हमारे जो किसान भाई इतने सालों से लगातार केमिकल का उपयोग कर रहे हैं मिट्टी में, वो जो मिट्टी दूषित हो रही है उसको, प्रभाव को धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। और फोर्थ काम क्या करेगा, हमारी मिट्टी में जो डिजीज है, बैक्टीरिया है, फंगस है, हानिकारक कीड़ों के अंडे हैं, उनको नष्ट करने में मदद करेगा। तो इसलिए हमें अपने इस प्रोडक्ट को सॉइल ट्रीटमेंट के लिए जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी जो मिट्टी की गुणवत्ता लगातार कम होती जा रही है उसको हम बेहतर कर सकें और अधिक से अधिक फसल की पैदावार को ले सकें। साथ ही साथ सेकंड जो यूज करने का तरीका है उसको हम बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट, यानी कि बीज का उपचार। तो बीज का उपचार करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें 1 kg बीज लेना है और उसमें 10 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करना है अच्छी तरह से, और कुछ घंटों के लिए उसको बीज को रख देना है। इससे लाभ क्या होगा कि जो हमारा बीज है उसमें किसी तरह का कोई डिजीज नहीं लगेगा, साथ ही साथ जो हमारा बीज है उसकी जो उगने की क्षमता है वो लगातार बढ़ जाएगी। तो स्वस्थ बीज उगेगा, एक स्वस्थ पौधा बनेगा और एक स्वस्थ पैदावार करने में मदद करेगा। तो इस तरह से सॉइल ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट में अपने इस प्रोडक्ट को हम यूज करके हमारी फसल की जो प्रॉब्लम्स है 60% तक की प्रॉब्लम्स को हम पहले ही दूर कर लेते हैं। तो कभी भी अगर हम फसल लगा रहे हैं तो सॉइल ट्रीटमेंट प्लस सीड ट्रीटमेंट हम करना ना भूलें, और किसानों को भी ये बात बताना ना भूलें। और थर्ड, जो अभी आप देखेंगे जो यूज करने का तरीका है स्प्रे। तो अभी का सिचुएशन अगर हम देखें तो अभी धान की फसल लगी हुई है और यहाँ पर करीब 1 महीने 1.5 महीने की हो रही है और कहीं कहीं पर फ्लॉरिंग भी आने का टाइम हो गया है। तो हम इस प्रोडक्ट को स्प्रे करेंगे तब हमें ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। स्प्रे कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें 15 लीटर का टैंक लेना है जो किसान पीठ पर के रख करके स्प्रे करता है। 15 लीटर के टैंक में हमें 40 से 50 ml तक एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करना है, साथ ही साथ उसी में 10 ml हमें एग्रो एक्टिवेटर को भी मिक्स करना है, जो हमारा नया प्रोडक्ट आया है। उसको हम क्यों मिक्स करेंगे, क्या फायदा होगा, हम अगले प्रोडक्ट में जानेंगे जब एग्रो एक्टिवेटर की बात करेंगे। तो स्प्रे करने के लिए बहुत ही सिंपल, 15 लीटर की टंकी लेनी है, 40 से 50 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को डालना है और आपको स्प्रे कर देना है। अब स्प्रे करने से फायदा क्या होगा, जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये हमारी फसल को सारे तरह के पोषक तत्व देगा और साथ ही साथ हमारी फसलों में जो रोग लगने की संभावना है या रोग नहीं है तो उनको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, हमारी फसलों को सुरक्षित रखेगा। और पत्तों पर, फूलों पर, फलों पर बहुत सारे ऐसे हानिकारक कीड़े कंडे होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, उनको नष्ट करेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको नहीं लगने देगा, या है तो कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को स्प्रे करके हम उसको पोषक तत्व भी दे सकते हैं, साथ ही साथ अपनी फसलों को हम सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो हमें यहां पर हम जब कभी भी ट्रीटमेंट करने से पहले हम क्या करें, इसको पहले ही प्रिवेंट कर दें। ट्रीटमेंट करने से पहले इसको हम प्रिवेंट कर दें कि हमारी फसल में किसी तरह का रोग ही न लगे। तो इस तरह से छिड़काव करके हम बेहतर जो है कर सकते हैं अपनी फसल की पैदावार को, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए। तो कहीं पर भी इसको स्प्रे किया जा सकता है किसी भी तरह की फसल में। प्लस अगर हमें कंटिन्यू रखना है कि हमारी फसल बेहतर रहे, उसमें किसी तरह की कमी ना आए, उसका ग्रोथ बेहतर रहे, तो आप इसको 20 से 25 दिन पर फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि एक बार दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। और 20 से 25 दिन पर अगर हम करते हैं तो हमारी फसल बहुत ही बेहतर होती है। तो ये था हमारा हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर। और हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की अगर हम बात करें तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने फसलों में जो भी रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। कितना कम करना होगा, कैसे कम करना होगा, हम ये आगे बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर।
एग्रो एक्टिवेटर की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा आपके सेल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सिंपल, जैसे हम सभी लोग किसी भी तरह की बीमारी हो, कुछ भी हो, हम हर जगह पर श्री तुलसी को प्रोडक्ट को देते ही देते हैं, बताते ही बताते हैं। तो ये हमारे किसानों के लिए आप समझिए श्री तुलसी है। किसान कुछ भी अपने खेतों में डालेगा, वहां पर इसको आपको ऐड कर देना है। किसान खेतों में कुछ भी डालता है, यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, स्प्रे करता है, पानी डालता है, या कुछ भी कर रहा है, आप एग्रो एक्टिवेटर को ऐड करवा दीजिए। बस ये क्या करेगा, इसको हम परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर बोलते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है एक्टिवेटर, एक्टिव करना। ये किसी भी चीज के काम को सक्रिय कर देता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है। और अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये सिलिकॉन बेस्ड है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है, और ये सर्फेक्टेंट भी होता है, ये स्प्रेडर की तरह काम करता है, फैलाने का काम करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसका काम है किसी भी चीज की क्षमता को बढ़ाना। बस किसान जो भी चीजें खेतों में डाल रहा है वहां पर इसको ऐड कर देना है, बस उसकी क्षमता को ये बढ़ा देगा। तो इस प्रोडक्ट को हम हर एक तरह के फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम ये कोशिश करें कि अब हम जो भी किसान केमिकल वाले चीजें डालता है खेतों में, तो वहां पर हम इसको ऐड कराएं, उससे हमें ज्यादा लाभ होगा। अगर हम देखें किसान खेतों में यूरिया डालता है, आपने देखा होगा किसान खेतों में यूरिया डालता है, तो यूरिया को अगर हम थोड़ी देर खुले में रख दें तो आपने देखा होगा कि यूरिया जो होती है वो पिघलने लगती है, और उसमें जो नाइट्रोजन गैस होती है वो गैस के रूप में उड़ने लगती है। और फिर उसके बाद जब किसान खेतों में यूरिया डालता है तो उसका भी यही होता है, और उसकी यूरिया वेस्ट चली जाती है, बेकार चली जाती है। लेकिन जब अगर हम अपने प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे तो ये उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। जो बेकार चला जाता है उसको बेकार जाने नहीं देता है। तो आइए जानते हैं ये काम कैसे करता है। इसका काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। यहां पर आपको सामने कुछ पिक्चर देख रहा होगा, या फिर आप जब सर्दियों में सुबह सुबह पार्क में घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि घास पर ओस की बूंदें पड़ी होती हैं। ये पत्तों का नेचर होता है, और पानी जो होता है वो ड्रॉप के रूप में हमारे पत्तों पर रुक जाता है। और जब किसान किसी भी तरह का स्प्रे करता है तो वो दवा को पानी में ही घोलता है, और जब स्प्रे करता है तो पत्तों पर बूंद के रूप में रुक जाता है। और जहां तक बूंद होती है दवा का असर भी वहीं तक होता है, और जहां पर बूंद नहीं होती है दवा का असर वहां पर नहीं होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि किसान जो है वो कीटनाशक दवाइयों का बार बार छिड़काव करता रहता है, क्योंकि उसका असर पूरे पत्ते पर हो ही नहीं रहा है, वो बेच चला जा रहा है। हवा चल रही है तेजी से तो बूंद गिर जा रही है, या तेजी से बारिश आ जाती है तो जो बूंद है वो गिर जाती है, धुल जाती है। इसका मतलब यह है कि जो किसान की मेहनत है वो धुल जाती है, और इसी वजह से जो किसान भाई हैं उनको बार बार अधिक छिड़काव करना पड़ता है, और उनकी लागत बढ़ जाती है, उनका नंबर ऑफ स्प्रे बढ़ जाता है। सब्जियों की फसलों में अगर किसानों को देखें तो वो लगातार बार बार स्प्रे करते रहते हैं। स्प्रे आज एक स्प्रे किया, वो 2 दिन के बाद फिर से रिपीट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फसलों को कीड़ों से बचाना है। अब यहां पर जैसे ही किसान एग्रो एक्टिवेटर को किसी भी तरह के, जैसे कोई कीटनाशक कर रहा है, वहां पर ऐड कर देगा तो ये काम क्या करेगा, ये स्प्रेडिंग का काम करता है। जैसे ही पत्तों पर बूंद पड़ेगी फैल जाएगी, और साथ ही साथ पत्ते की ऊपरी परत में अंदर चली जाएगी, जिससे दवा पत्तों पर लंबे समय तक रहेगी, तो उसका असर भी पत्तों पर लंबे समय तक रहेगा, और किसान का नंबर ऑफ स्प्रे जो है वो कम हो जाएगा। जहां पर किसान 10 बार स्प्रे करता था, एग्रो एक्टिवेटर डालने के बाद अगर वो स्प्रे करेगा तो उसको सिर्फ 5 से 6 स्प्रे करना पड़ेगा। उसका 30 to 40% उसका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। प्लस आप ये सोचिए 30 to 40% किसान खेतों में जो केमिकल डाल रहा था वो केमिकल भी कम हो जाएगा, प्लस उसकी मेहनत भी कम होगी, उसकी लागत भी कम होगी। तो स्प्रे में इसको हम इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक इसी प्रकार से आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे देश में ऐसे एरिया हैं जहां पर किसान को सिंचाई करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है, पानी की कमी है, पानी की परेशानी है, और किसान जब बार बार सिंचाई करता है तो वहां पर भी उसकी लागत बढ़ती है, उसको बार बार सिंचाई करना पड़ता है, और गर्मी होने की वजह से पानी वाष्पीकरण से उड़ जाता है। प्लस हमारी मिट्टी सख्त हो गई है, हमारी मिट्टी में यूरिया डीएपी डालने की वजह से मिट्टी में गहराई तक पानी जा भी नहीं पाता है,
ऊपर ही रहता है और वो वाष्पीकरण से उड़ जाता है, और जिससे किसान को बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन जब यहां पर हम अपना प्रोडक्ट सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ये पत्तों पर वर्क करता है, वैसे ही हमारे मिट्टी में भी काम करता है तेजी से फैलाने का, और साथ ही साथ मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे लंबे समय तक हमारी मिट्टी में नमी बनी रहती है, और किसान का 50% तक जो पानी का इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं तो। और साथ ही साथ इसको हम यूरिया डीपी में भी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल करने का तरीका। किसान अगर किसी तरह का हर्बिसाइड स्प्रे करता है, जिसको हम घास फूस मारने की दवा कहते हैं, या फिर जिसको आपने देखा होगा बोलते हैं नदीन नाशक अगर स्प्रे करता है, तो 15 लीटर की टंकी में हमें 20 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है और उसके बाद हमें स्प्रे कर देना है। किसान अपने हर एक फसल पर वो अपने खरपतवार नाशक स्प्रे करता है, जहां पर वो 2 बार 3 बार करना पड़ता है, लेकिन एग्रो एक्टिवेटर डालने के बाद उसको एक ही बार करना पड़ेगा, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर किसान किसी भी तरह का छिड़काव करता है, कीटनाशक है, फफूंदीनाशक है, या फिर अगर हम एग्रो ग्रोथ बूस्टर का अगर स्प्रे कर रहे हैं, तो हम 15 लीटर की टंकी में 5 से 10 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करके स्प्रे करेंगे। तो अब कभी भी अगर हम अपना एग्रो ग्रोथ बूस्टर को भी अगर हम स्प्रे करवा रहे हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है, जहां पर भी हम स्प्रे करवाएंगे वहां पर एग्रो एक्टिवेटर को भी मिक्स करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो एग्रो एक्टिवेटर है, जैसे ही ये पत्तों पर पहुंचेगा, फैला देगा, दवा को ऊपरी परत में अंदर तक लेके जाएगा, जिससे दवा का असर लंबे समय तक पत्तों पर बना रहेगा और किसान का नंबर ऑफ स्प्रे कम हो जाएगा और किसान की लागत भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से किसान भाई हमारे इसको छिड़काव में इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ किसान अगर इसको इरिगेशन पर्पज से करता है, मैंने आपको कहा था कि हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर के बारे में बता रहा था, तो एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है, तो इसीलिए मिक्स करना है ताकि हमारा जो एग्रो एक्टिवेटर है उसका भी हम अधिक से अधिक लाभ ले सकें, किसानों को मिल सके। तो ये परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला है, परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजर, बेहतर करने का काम करता है। अगर हमें इस प्रोडक्ट को इरिगेशन पर्पज से यूज करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। 160 ml से लेकर के 200 ml तक हम 1 एकड़ के लिए लेते हैं इस प्रोडक्ट को, और हमें एक माध्यम के तौर पर खेतों में डालना है। तो आप पानी में ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको मिट्टी में या गोबर की खाद में मिला करके 1 एकड़ के खेत में डाल दें सिंचाई करने से कुछ घंटों पहले। जैसे मान लीजिए आपको सुबह सिंचाई करनी है, तो शाम को आपने डाल दिया और फिर उसके बाद आप इसको सिंचाई करेंगे। जब सिंचाई करेंगे तो ये पानी में तेजी से, मिट्टी में तेजी से फैलेगा, प्लस मिट्टी में अंदर तक रहेगा, जो पानी वाष्पीकरण से शायद मुझे लगता है कि शायद देवेंद्र जी का कनेक्शन थोड़ा कट गया है। हम थोड़ा वेट करते हैं, तो तब तक वापस आ जाएंगे देवेंद्र जी। दोस्तों, ये एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके अंदर बीवी भी अच्छे हैं, और ये जो बिकता है तो ये क्वांटिटी के अंदर, मतलब बल्क के अंदर बिकता है। जो व्यक्ति भी इसका ऑर्डर लगाता है या जो लेता है, वो इसमें मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में ये सेल होता है, तो उसे बहुत ज्यादा बीवी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा बिजनेस जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा चल रहा है। इवन के काफी सारे चेयरमैन मैंने देखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर ही उन्होंने काम किया, और आज बहुत बेहतरीन बिजनेस वो जो है वो कर रहे हैं। मैं 1 मिनट फोन पे बात कर लेता हूँ देवेंद्र जी से, शायद उनको कुछ कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। आई थिंक एक्टिवेटर का डेमो भी करके दिखा सकते हैं, तुरंत डेमो करके उसी टाइम प्रोडक्ट सेल होता है। हाँ हाँ, प्लीज आप करिए। ठीक है देवेंद्र जी वापस आ रहे हैं जी। हाँ, सुखदेव जी बता रहे थे कि एक्टिवेटर का डेमो होता है, मैंने भी देखा, बहुत ही मजेदार डेमो है वो जो पत्ते के ऊपर वो करते हैं ना डेमो, वही वाला कह रहे हैं आप? वो एकदम से लैमिनेशन की स्पीड बन जाती है। तो बोलते हैं जो जमीन को भी पोला कर देता है और पानी की क्षमता बनी रहती है, वो गत्ते के ऊपर गत्ता लेके उसके ऊपर डेमो कर सकते हैं।
अगर किसी ने वो डेमो देखना हो तो मेरे चैनल पे मैंने कल डाला है, क्योंकि व्हाट्सएप पे वो बड़ा था, व्हाट्सएप पे आ नहीं रहा था, तो मैंने अपने चैनल पे डाला, वहां पे वो देख सकते। और चलिए मैं ट्राई करूंगा कि डेमो, मैं ट्राई करूंगा कि खाली डेमो वाला पार्ट अलग करके, अगर वो छोटा हो गया तो मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी सुखदेव जी ने कि इसके डेमो से जो है और भी चीज़ें जो है वो बेहतरीन हो सकती हैं। इसके डेमो मैंने भी एक दो डेमो देखे हैं इसके। जो हमारा ये जो प्रोडक्ट है एक्टिवेटर, बहुत ही बेहतरीन डेमो है। मतलब ये क्या करता है, आप ये एक लेमिनेशन की तरह बना देता है पूरा का पूरा। इससे क्या होता है कि वेस्टेज नहीं होती और हर जगह पे जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो चला जाता है। देवेंद्र जी शायद मेरे ख्याल से आ गए हैं, नहीं आए हैं, थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये जो मीटिंग हो रही है ये मेरे फेसबुक लाइव में भी चल रहा है, और इसमें आप जो है बाद में शेयर कर सकते हैं उसको, और अपनी टीम में जो है वो बता सकते हैं। कई बार क्या होता है मीटिंग के अंदर, जैसे आज भी 450 से ऊपर लोग जो थे वो देख रहे थे। कई बार मीटिंग हाउसफुल रहता है तो सब लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको जूम में नहीं मतलब करना आता। और मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि जैसे अभी तो पता नहीं है कि कब तक जो है हम लोग फिजिकल मीटिंग्स करनी शुरू कर पाएंगे, कब होंगी ये सब चीजें मैं नहीं जानता। लेकिन जब तक नहीं होती, आप अपनी टीम के लोगों को ट्रेनिंग दें कि कैसे जूम के अंदर आईडी बनाई जाती है, या कैसे जूम के अंदर हम लोग जो है अपना आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं, कैसे हम लोग प्रोफाइल के ऊपर अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, कैसे मीटिंग अटेंड करनी है, कैसे ये सब चीजें करनी है। एक सेकेंड, हाँ जी, अच्छा एक सेकेंड, हाँ जी मैंने समझ लिया। देवेंद्र जी आ गए हैं। देवेंद्र जी का देवेंद्र जी, मुझे आपने कोई आईडी चेंज करी है क्या? प्लीज आप हैंड रेज करेंगे ताकि मैं आपको इजीली जो है फाइंड कर सकूं और आपको को होस्ट बना सकूं। प्लीज देवेंद्र जी पर हैंड रेज करिए। देवेंद्र जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप एक बार हैंड रेज करिए। आपकी आईडी नहीं शो कर रही है यहाँ पे, किस नाम से है? नहीं आ रही, आप हैंड रेज करिए एक बार। नहीं, आपका हैंड रेज नहीं आ रहा भाई। सर आ रहा है, ये हैंड रेज में आ रहा है देवेंद्र जी का। सर मैंने अनम्यूट कर दिया उनको। ओके सर। ओके, आपको होस्ट बना दो, मैंने अनम्यूट कर दिया उनको। हाँ ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। हाँ जी देवेंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि अगर हमारी फसल में इसको हमें इरिगेशन पर्पज से यूज करना है अपने प्रोडक्ट को, तो कैसे करना होगा? बहुत ही सिंपल। इसको हमें इरिगेशन पर्पज से यूज करना है तो हमें 160 ml से लेकर के 200 ml लेना है फॉर 1 एकड़ लैंड। हमें इसको प्रॉपर मिक्स करना है। माध्यम के तौर पर हम पानी भी ले सकते हैं या फिर हम गोबर की खाद को भी ले सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम खेतों में बिखेर देंगे। तो जैसे हमें सुबह सिंचाई करनी है, शाम को ही बिखेर देते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि जैसे आप सिंचाई करोगे पानी तेजी से फैलेगा, प्लस ये मिट्टी में अंदर तक लेके जाएगा, जिससे हमारे खेतों में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी और किसान को बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर किसान महीने में 4 बार सिंचाई करता था तो इसको डालने के बाद उसको सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही सिंचाई करना पड़ेगा। तो 50% तक जो किसान का इरिगेशन पर्पज से जो उसका खर्चा आता है वो खर्चा कम हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में यूरिया डालते हैं
डीएपी डालते हैं तो यूरिया और डीएपी में भी इसको हम मिक्स कर सकते हैं। यूरिया और डीएपी में मिक्स करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। 1 kg यूरिया में हमें 2 ml ऐड करना है एग्रो एक्टिवेटर को, प्रॉपर मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमें यूरिया को बिखेरना है। प्लस यूरिया को हम 30% तक कम कर सकते हैं। 30% हम यूरिया की मात्रा को कम कर देंगे। अगर हम देखें तो जनरली जो यूरिया का बैग आता है वो 45 kg का आता है, तो 45 kg का जो बैग है उसमें 15 kg कम कर देंगे और हम डालेंगे 30 kg। 30 kg यूरिया में हम 60 ml ऐड करेंगे एग्रो एक्टिवेटर को और मिक्स करने के बाद इसको हम प्रॉपर खेतों में इस्तेमाल कर देंगे। प्लस किसान 1 एकड़ में 3 बार यूरिया को डालता है, 3 बार डालता है तो हम हर बार 15 kg तक कम कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो किसान जहां पर 3 बैग यूरिया डालता था वो उसका 1 बैग कम हो जाएगा और उसको सिर्फ और सिर्फ 2 ही बैग डालना पड़ेगा। तो यहां पर किसान का जो यूरिया है और डीएपी है उसका इन्वेस्टमेंट कम होगा, सिंचाई का खर्चा कम होगा, प्लस जो किसान नंबर ऑफ स्प्रे बहुत ज्यादा कर रहा है, छिड़काव बहुत ज्यादा कर रहा है, वो स्प्रे भी कम हो जाएगा। तो यहां पर किसान अपने इन्वेस्टमेंट को कम करके मिट्टी को बेहतर भी कर पाएगा और साथ ही जो फसल की पैदावार है उसको भी बेहतर कर पाएगा। तो हमारे किसान भाई इन दोनों प्रोडक्ट हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को और एक्टिवेटर को यूज करके हमारे किसान भाई अपनी फसल की पैदावार को भी बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ जो इनकी बहुत ज्यादा लागत आ रही है उस लागत को भी वो कम कर सकते हैं। तो इन दोनों प्रोडक्ट की सहायता से अगर हम किसानों के पास अगर हम जा रहे हैं तो उनकी फसल को हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर भी कर पाएंगे और अधिक से अधिक फसल की पैदावार भी ले पाएंगे। तो ये दो प्रोडक्ट है, ये हमारे किसान भाइयों को मदद करते हैं जैविक की तरफ ले जाने के लिए। प्लस अगर हम बात करें तो यहां पर हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में जाना, प्लस जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट वेटनरी के भी हैं, तो हम उन प्रोडक्ट की भी तरफ चलेंगे और उन प्रोडक्ट के बारे में भी जानेंगे कि इनका हमारे फसलों में रोल, हमारे किसानों भाइयों को ये कैसा फायदा करेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वेटनरी में भी 2 प्रोडक्ट हैं, एक हर्बल एलोवीटा है और दूसरा हर्बल एलोवीकल। ये मुख्य रूप से हमारे दुधारू पशुओं के लिए है। साथ ही साथ अगर किसान गाय है, भैंस है, या साथ ही साथ अगर हम बात करें बकरी पालन है, सुअर पालन है, भेड़ पालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, वहां पर भी हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एक किसान के पास जाते हैं, गांव में जा रहे हैं, तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट होंगे। हमारे 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम खेतों के बारे में बात कर सकते हैं, प्लस हमारे पास 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हम उसके पशुओं के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो अगर हम एक गांव में जा रहे हैं तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें हमारे वेटनरी के प्रोडक्ट, तो ये फूड सप्लीमेंट है। एक बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ये फूड सप्लीमेंट है, ये किसी भी तरह का कोई मेडिसिन नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें तो पशुपालन भी एक बहुत ही टफ चीज है, आसान नहीं होता है। प्लस जैसे अभी हमने यहां पर एक स्लाइड में हमने देखा था कि आज के टाइम में जो पशुओं को चारा मिल रहा है वो जहरीला चारा मिल रहा है। अब जहरीला कर सकते हैं क्योंकि किसान अपने उसमें खेतों में बहुत अधिक केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहा है। तो वहां पर किसानों जो पशुओं का जो चारा है जो हमारे किसान भाई उगाते हैं उसमें केमिकल की मात्रा होती है और जब वो पशु के अंदर जाता है तो उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी होती है उस केमिकल की वजह से। साथ ही साथ दूध भी दूषित होता है। प्लस दूध की अगर हम बात करें तो हम सभी लोग डेली बेसिस पर किसी ना किसी रूप में दूध को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो दूध हम लोग दूध के रूप में, दही है, मक्खन है, घी, किसी ना किसी रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये भी हमारे स्वास्थ्य से ही संबंधित है। एक तरह से अगर देखा जाए तो अगर हमारे पशु स्वस्थ होंगे, पशुओं के जो चारा जा रहा है उसमें अगर केमिकल कम होगा तो पशु भी स्वस्थ होंगे और पशु स्वस्थ होगा तो दूध स्वस्थ होगा और हम स्वस्थ होंगे। तो यहां पर हम चलते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं हर्बल एलोवीटा। इसको हम मल्टी मिनरल मिक्सचर भी बोलते हैं। मल्टी मतलब एक से अधिक, साथ ही साथ खनिज पोषक तत्वों का मिश्रण है। ये एक से अधिक खनिज पोषक तत्वों का मिश्रण है जो हमारे फसलों को, जो हमारे जो पशु हैं उनके चारे को बेहतर बनाता है। कैसे? जैसे कि हम लोग सभी लोग डेली डाइट लेते हैं। डेली डाइट हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा फूड है उसमें सारे तरह के पोषक तत्व नहीं है, इस वजह से हमें अलग से पोषक तत्वों को लेने की आवश्यकता है।
ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो हमारे पशुओं को जो भी चारा दिया जा रहा है उसमें वो सारे तरह के पोषक तत्व नहीं है, मतलब उनको संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर अगर हम हर्बल एलोवीटा की बात करें तो यह हमारे पशुओं के लिए डेली डाइट है कि उनको उनके चारे से जो पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं वो हम अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो संतुलित आहार पशुओं के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। उनके लिए, उनके शरीर के रखरखाव के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी प्रजनन क्षमता को बेहतर करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार का मतलब वो होता है जिसमें सारे तरह के पोषक तत्व, मिनरल्स, विटामिन, एमिनो एसिड सही मात्रा में हो, उसी को हम संतुलित आहार बोलते हैं। अगर इनकी कमी होगी तो पशुओं का जो प्रजनन क्षमता है वो प्रभावित होगा। प्रजनन क्षमता अगर प्रभावित होगा तो पशु जो है वो कहीं ना कहीं दूध पे भी प्रभाव पड़ेगा। प्लस अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक डिजीज जो चाहे उपचय क्रिया की वजह से होती है, यानी कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से होती है, वो डिजीज भी आने लगती है। साथ ही साथ उनका विकास अच्छा नहीं होगा और जो हमारे किसान भाइयों का मकसद है दूध का उत्पादन भी प्रभावित होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से हम पशुओं का जो चारा है उसको हम बेहतर एक संतुलित आहार बना सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे तरह के पोषक तत्व होते हैं। प्लस ये सारे तरह के पोषक तत्व पशुओं को आवश्यक भी होते हैं। इनकी अधिक मात्रा में पशुओं को जरूरत होती है। प्लस अगर हम बात करें सूक्ष्म मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, आयोडीन है, कोबाल्ट है, सेलेनियम है, ये हमारे पशुओं को इनकी भी आवश्यकता होती है और इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। प्लस जो पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स, विटामिन होते हैं, वो बॉडी में स्टोर नहीं होते, संश्लेषित नहीं होते, स्टोर नहीं होते। इनकी डेली रिक्वायरमेंट होती है, हमें रोज चाहिए होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमने एक दिन हमने इसको भरपूर मात्रा में दे दिया, अब महीने भर तक जरूरत नहीं होगी। तो संतुलित आहार रोज जरूरत होती है हमारे पशुओं के लिए। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको मिनरल मिक्सचर भी बोलते हैं, तो हमारा एक जो मिनरल मिक्सचर है ये एक 15 से अधिक पोषक तत्वों का मिश्रण है जो हमारे प्रोडक्ट को बेहतर बनाता है और जो पशुओं को देते हैं तो उनके चारे को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। उनको जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनको ये प्रदान करता है। साथ ही साथ पशु का दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्लस उनको एक कंप्लीट यानी कि संतुलित आहार भी मिलेगा। अगर इसके हम फायदे की बात करें तो ये इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोषक तत्वों, विटामिन, अगर इनकी कमी होगी तो पशु का या हमारा जो अंग है वो सही तरह से काम नहीं करेंगे। तो उनके अंगों के विकास के लिए सही तरह से वर्क करें, इसके लिए उनकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए, उनकी प्रजनन क्षमता को बेहतर करने के लिए, उनका नर्वस सिस्टम बेहतर करने के लिए, साथ ही साथ अगर हम बात करें जैसा मेटाबॉलिक डिजीज, तो बहुत सारे ऐसे डिजीज भी होते हैं जो मुख्य रूप से काल्विंग पीरियड का मतलब जब पशु मिल्किंग फेज में होता है, जब दुधारू होता है तो पोषक तत्वों की कमी होती है, तो बहुत सारे उसमें रोग आते हैं, जैसे दूध बुखार, मतलब जिसको हम मिल्क फीवर बोलते हैं। इसको ये मुख्य रूप से कैल्शियम की कमी की वजह से तो होता है, इसी वजह से कीटोसिस है, इमोसिस है, ये सारे रोग होते हैं जिनको हम मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं। तो पोषक तत्वों की कमी होगी तो ये सारे डिजीज होंगे और जिससे हमारे जो पशु होंगे वो कमजोर होंगे और उनमें दूध की जो क्षमता है, देने की जो उत्पादन क्षमता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे इस प्रोडक्ट में, साथ ही साथ इसमें जड़ी बूटियां भी ऐड की गई हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, हर्बल एलोवीटा, इसमें एलोवेरा है, अश्वगंधा है, सतावर है, जो हमारे प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर बनाता है। साथ ही साथ ये हमारे पशुओं के नर्वस सिस्टम, अश्वगंधा नर्वस सिस्टम पर काम करता है। साथ ही साथ ये उनके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करने में मदद करेगा। प्लस अगर हम बात करें पशुओं में एक स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स, एक हार्मोन्स होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। अगर पशुओं में स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ जाता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट उस हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में मदद करता है, यानी कि स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, जिससे पशु का दूध उत्पादन क्षमता बढ़ता है। तो इस प्रोडक्ट की सहायता से अगर उसको सही तरह से संतुलित आहार मिलेगा तो जो पशु की एक जीवन अवधि होती है 20 से 25 साल, जो एवरेज आयु होती है, वो कंप्लीट करेगा। और अगर वो कंप्लीट करेगा तभी हमारा दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो यहां पर ये प्रोडक्ट बहुत ही आवश्यक है। और इस प्रोडक्ट की अगर हम डोज की बात करें तो बहुत ही सिंपल डोजेज है इसकी। अगर पशु हमारा कोई दुधारू है, मान लीजिए हमारे पास ऐसा पशु है जो 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर दूध देता है, गाय हो या भैंस हो,
तो वहां पर इसको हम 25 से 30 ग्राम देंगे पर डे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा पशु है जो 10 लीटर 12 लीटर दूध दे रहा है या उससे अधिक दे रहा है, तो वहां पर हम 50 ग्राम पर डे इसको हम रिकमेंड करते हैं। प्लस बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सर क्या इसको हम प्रोडक्ट को कब तक देते रहेंगे? मेरा मानना है कि जब कभी भी आप इसको फर्स्ट टाइम किसी को रिकमेंड करते हैं तो उसको आप सीधा सीधा बोलिए कि आपको इसको 40 से 50 दिन तक लगातार देना होगा, गैप नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि हमें यह पता नहीं कि पशु में कमी कितनी है। अगर कमी अधिक होगी पोषक तत्वों की तो उसको अधिक समय तक देना पड़ेगा। अगर पोषक तत्वों की कमी मतलब कम कमी होगी तो रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए हमें 40 से 50 दिन तक देना है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि पशु में अंदर कमी कितनी है। अब बहुत सारे लोगों को होता है कि सर लगातार देते रहेंगे, तो अगर आप 40 से 50 दिन तक अगर इस प्रोडक्ट को आप दे रहे हैं तो 20 से 25 दिन का गैप करके आप फिर से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बहुत लंबा गैप नहीं करना चाहिए अगर हमें देना है तो। अगर हमें पशु से अच्छा दूध का उत्पादन लेना है, उसके स्वास्थ्य को बेहतर रखना है, तो हम ये कोशिश करें कि उसको हम रेगुलर देते रहें। 20-25 दिन का गैप करके फिर से उसको हम 1 महीने तक खिलाएं, फिर 10-15-20 दिन का गैप करके फिर से उसको हम कंटिन्यू कर दें। तो इस तरह से हम करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। 50 ग्राम हमें पर डे देना होता है, जो 10 लीटर 12 लीटर गाय या भैंस दूध दे रही है। साथ ही साथ अगर हमारे पास कोई बछड़ा है, भेड़ है, बकरी है, उसके अगर ग्रोथ के पर्पज से देना है तो 15 से 20 ग्राम डेली बेसिस पर इसको हम दे सकते हैं। साथ ही साथ इसको पोल्ट्री फार्मिंग में इसका जो डोज होगा, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, किसान इकट्ठा जो फीड होता है उसको तैयार करता है। तो 500 केजी से लेकर के 1 टन अगर हमारे पास फीड है तो वहां पर 1 से 2 किलो तक हम हमारा ये प्रोडक्ट हर्बल एलोवीटा को हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम डेली बेसिस पर जैसे हम देते हैं उस तरह से इसको हम देते रहेंगे। तो इससे हमें क्या होगा कि रिजल्ट बेहतर मिलेगा, ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है। जैसे हमारे लिए डेली जरूरत होती है डेली डाइट, वैसे ठीक हमारे पशुओं के लिए ये डेली डाइट है। ठीक है जी। हमारा सेकेंड अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये लिक्विड फीड में है और ये 5 लीटर की पैकिंग लेवल है। और ये इसको हम मुख्य रूप से रिकमेंड करते हैं जब हमारा पशु दुधारू होता है, दूध दे रहा होता है। इसको हम अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इसको हम बोलते हैं कैल्शियम। किसान इसको कैल्शियम के नाम से भी जानता है। तो इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इन दोनों प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, हर्बल एलोवीटा की, हर्बल एलोविकल की, तो ये चिलेटेड होता है। एक टर्म इसमें यूज किया गया है चिलेटेड। चिलेटेड का मैं आपको बताना चाहूंगा, चिलेटेड का संबंध है पाचन क्रिया से। जब हम एक से अधिक पोषक तत्व पशु को जब देते हैं, अगर वो चिलेटेड नहीं होगा तो पशु को जैसे दिया जाएगा वो गोबर के रास्ते एज इट इज बाहर आ जाएगा। मतलब सारे के सारे पोषक तत्व जो हम दे रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। चिलेटेड जो है इसको आयनिक लेवल पर चार्ज किया जाता है, आणविक लेवल पर इसको चार्ज किया जाता है ताकि पशु के डाइजेशन सिस्टम को बेहतर रख सके और जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं वो पशु के शरीर में एब्जॉर्ब हो सके, पशु जो है उसको ग्रहण कर सके और उसका वो पूरा का पूरा लाभ दे सके। तो यहां पर हमारा दोनों प्रोडक्ट चिलेटेड है जो हमारे पशुओं में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगा और बेहतर रिजल्ट देने में मदद करेगा। हर्बल एलोवीटा की अगर हम बात करें तो उसको मुख्य रूप से हम जब पशु दुधारू होता है तो उस समय पर रिकमेंड करते हैं। जब पशु गर्भावस्था में होता है, आपने देखा होगा कि पशु की सेहत बहुत अच्छी रहती है और जैसे वो आफ्टर डिलीवरी वो 1 महीने 1.5 महीने में ही बहुत कमजोर हो जाता है। तो ये इस वजह से होता है कि उसको उसके चारे से मुख्य रूप से पशु ब्याने के बाद उसको मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस की अधिक मात्रा में जरूरत होती है, क्योंकि उसको दूध भी देना है और साथ ही साथ अपनी बॉडी को रिकवरी भी करनी है, मेंटेन भी करना है। तो यहां पर उस समय पर काल्विंग पीरियड में कैल्शियम और फास्फोरस का जो यूज होता है, आवश्यकता होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें विटामिन D3 प्लस विटामिन B12, विटामिन D3 का काम है जो हम कैल्शियम दे रहे हैं उसको हड्डियों में फिट करना, प्लस विटामिन B12 जो है ये पशुओं को एनर्जेटिक रखता है, उसको एनर्जी देने का काम करता है। विटामिन B12 को हम या विटामिन बी को हम एनर्जी वाला विटामिन भी कहते हैं। प्लस इसमें सही अनुपात में कैल्शियम और फास्फोरस है जो हमारे पशुओं में सेहत को भी बेहतर रखेगा और साथ ही साथ उसके दूध के उत्पादन को भी बढ़ाने में मदद करेगा। जड़ी बूटियों की अगर हम बात करें तो इसमें भी एलोवेरा है, सत्तावर है, अश्वगंधा है, जवंती है, जो हमारे पशुओं के
डाइजेशन सिस्टम प्लस उनके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में मदद करेगा। साथ ही साथ हर्बल एलो व्हीकल की अगर हम बात करें तो ये पशुओं के दूध को गाढ़ा भी करता है और साथ ही साथ दूध के उत्पादन को बढ़ाने में मदद भी करता है। तो इस प्रोडक्ट को हम हर एक तरह के पशुओं में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमें गाय में या भैंस में अगर हमें देना है, दुधारू है, तो 100 ml पर डे के हिसाब से इसको दे सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम अगर हमारे पास बछड़ा है, बकरी है, इस तरह का अगर हमारे पास कोई अगर पशु है या हमारे पास कोई पेट है तो 20 ml हम डेली बेसिस पर इसको हम दे सकते हैं। प्लस मुर्गी पालन में इसको 10 ml रोजाना के हिसाब से दिया जा सकता है। तो ये हमारे जो वेटनरी के प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, इसको हम कभी भी रिकमेंड करेंगे तो दवा के रूप में रिकमेंड नहीं करेंगे। ये फूड सप्लीमेंट है और फूड सप्लीमेंट यानी कि संतुलित आहार उसके चारे के साथ अगर इसको हम देंगे तो पशु की सेहत में कोई कमी नहीं आएगी। उसके अंदर जो कमी होगी उसको इंप्रूव करके दूध को गाढ़ा भी करेगा और साथ ही साथ दूध के उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के और साथ ही साथ वेटनरी के। तो इन प्रोडक्ट की सहायता से हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं। अगर हम किसानों के पास जाते हैं तो इन चारों प्रोडक्ट की सहायता से हम अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये भी प्रोडक्ट आपके हेल्थ से ही संबंधित हैं। तो जैसे आप हेल्थ के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वैसे इन प्रोडक्ट पर भी ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं प्रोडक्ट को और अपने बिजनेस को भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाएं। प्लस जब तक हम 70% जनसंख्या तक नहीं जाएंगे तब तक हम अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। तो ये थी मेरी बातें। ओवर टू सर। अब आपके कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया देवेंद्र जी। और हर बार की तरह, पहली बार की तरह आपने इस बार भी हमें एज यूजुअल बहुत ही बढ़िया आपने हमें ट्रेनिंग दी। तो दोस्तों, आप में से किसी के कोई सवाल हैं तो आप हैंड रेज करिए और हम आपको अनम्यूट करेंगे। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे। तो प्लीज अगर किसी का जो है सवाल, जी अनीता राजपूत जी आप पूछना चाहते हैं तो आप खुद को अनम्यूट करिए। इसके बाद प्रदीप जी आप अनम्यूट करेंगे। जी अनीता जी। हाँ हाँ जी, गुड। हेलो सर, ये जो विटामिन का वाली दवाई है वो अनीता जी आप बात कर सकते हैं। गुड सर। हाँ जी, गुड एमसी बोलिए। सर बहुत ही अच्छा लगा। सारी जानकारी बहुत ही अच्छी लग रही है आपकी और सारी जानकारी में ये भी काम करना हमारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम बहुत ही जल्दी आपसे। आपको कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन? सर आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आपको कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर ये पूछना चाहते हैं कि अपने लिए भटा में डालने वाली जो इल्ली वाली दवाई है वो अपनी ज्यादा हैवी नहीं मिल सकती क्या? हेलो, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जो भटा में वो दवाई डालते हैं वो अपने पास ज्यादा हैवी वाली नहीं है क्या? देवेंद्र जी आपको समझ आया? नहीं, मैम की आवाज नहीं आ रही है सर मुझे प्रॉपर। चलिए अनीता जी, आपका जो आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही है तो हम लोग अगले लेते हैं। प्रदीप जी। हाँ, गुड एमसी सर। हाँ जी, गुड एमसी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपने एक्टिवेटर के बारे में बताया था उसको सर यूरिया में कैसे सबमिट करेंगे? कहते हैं यूरिया के अंदर अगर गीला हाथ भी लग जाता है तो वो बहुत जल्दी वो बन जाती है। जी बिल्कुल। तो उसमें आपको करना क्या है, पहले यूरिया आपने ले लिया। हाँ जी। उसके बाद आप क्या करिए कि मान लीजिए आपने 50 किलो यूरिया लिया, आपको 100 ml उसमें एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है। तो उसके करना क्या है, आपको आधा किलो 1 किलो आपको मिट्टी ले लेनी है या बालू ले लेना है, ठीक है। और उसमें 100 ml मिक्स करके प्रॉपर मिक्स कर लेना है, फिर उसको यूरिया में डालना है। ठीक है। तो यूरिया और पिघलेगी नहीं, आपके हाथों में नहीं लगेगी, आप उसको आराम से बिखेर भी पाएंगे। ठीक है। और यही प्रक्रिया सर सिंचाई से एक दिन पहले जो रात को करनी होती है तो ऐसे ही मिट्टी में डाल के ही और उसको करें? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे दूसरे दिन पानी की मात्रा वो ज्यादा रहे नमी के लिए।
तो जी उसमें जी क्या बिल्कुल। खुराक मतलब कितनी रहती है अपनी, अगर पर एकड़ की बात करें तो मात्रा हमें कितनी 200 रहेगी? ml 200 ml तक डालना होगा, 160 ml से लेकर के 200 ml तक एग्रो 200 एक्टिवेटर को। ml। जी ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, ओके सर। रेडमी 7A, आप पता नहीं कौन है, लेकिन आप खुद को अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर एलोबीटा जो है सर, वो कुक्कुट पालन के लिए सर कितना यूज कर सकते हैं सर? मुर्गे पालन में जी सर। आपको क्या करना है, जो फीड है आपका, क्या होता है कि जी आप सर। चारा तैयार करते हैं, तो 500 किलो तक का अगर चारा है तो उसमें जो है आप 1 kg मिला दीजिए हर्बल लो वीटा को, मिक्स कर दीजिए और डेली बेसिस पर जैसे देते आ रहे हैं वैसे देते रहिए आप। ये 500 केजी में 1 किलो हमारा रहेगा एलोबीटा। जी जी। और एलो आइकल जो है 100 ml प्रति, मतलब उस सुबह एलो शाम रहेगा सर व्हीकल गौ? आप सुबह शाम दे सकते हैं, आपने फीड में मिला दिया, आप उसको जैसे मर्जी वैसे देते रहे। आप सुबह शाम दे सकते हैं या एक दिन के गैप पर भी दे सकते हैं। जी सर। जी गाय भैंस को दे सकते हैं 100 ml। बिल्कुल 50 बिल्कुल, दिन तक 100 देना ml दे। रहेगा सर? हाँ जी। हाँ, शुरुआत में 50 40 से दिन 50 दिन तक आप जरूर दें, बिल्कुल 40 से 50 दिन तक लगातार दें, फिर आप 15 दिन 20 दिन का गैप करके फिर से रिपीट कर सकते हैं। यानी 40 से 50 दिन के बाद में हमें रिजल्ट मिलेगा उसका? क्या क्या क्या, फिर से बोलिए सर। सर 40 से 50 दिन के बाद में रिजल्ट मिलेगा कि हम कंटिन्यू देना है 40 से 50 दिन? सर मैंने ये कहा कि रिजल्ट इस पर डिपेंड करता है कि पशु के अंदर कमी कितनी है। कम कमी होगी जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, हफ्ते भर में रिजल्ट मिल जाएगा। कमी ज्यादा होगी तो 20 दिन 25 दिन में रिजल्ट मिलेगा। कमी के ऊपर यस डिपेंड सर। करता है, ये प्रोडक्ट की कमी नहीं है सर। प्रोडक्ट का कहीं कहीं जी पर रिजल्ट 10 दिन में भी आ जाता है, कहीं कहीं पर 5 दिन में भी आता है, कहीं कहीं पर 100 आपको 40 दिन भी लग जाता है। इसलिए क्योंकि सामने वाला पशु में अगर कमी होगी तो लंबा समय लगेगा। आपकी बीमारी पर ही डिपेंड करेगा ना कि दवा आपको कितने दिन में ठीक कर पाएगी। यस सर। बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। चलिए शैलजा जी, आप थैंक जो है बात कर सकते हैं। गुड एमसी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, मेरा एक सवाल है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित, और पहले भी मैं एक दो बार बातचीत किया हूँ इसी प्रोडक्ट संबंध में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे एग्रीकल्चर एग्रो बूस्टर है, सपोज यार ये कुछ किसान लोग हैं अभी उनको सीड के टाइम में या पहले यूज नहीं कर पाए, तो अभी इसको जो छिड़काव करते हैं तो कितनी बार छिड़काव करना होगा और कब तक कर सकते हैं? और यदि छिड़काव करते भी हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम रिकमेंड करें और उनकी खेती में नुकसान हो? फायदा न हो एक बार को चलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान होगा सर तो हम एक लोगों बात को तो फिर मैं उसका आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आप अपने विश्वास के लिए भी प्लस फार्मर के विश्वास के लिए भी, अगर उसके पास 2 एकड़ जमीन है या 1 एकड़ है तो आप पहले अपने विश्वास के लिए भी आधे एकड़ में करवाएं, आधे एकड़ में मत करवाएं। कहीं पर भी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करवाते हैं तो थोड़े से पोर्शन में यूज करवाइए, क्योंकि आपका भी विश्वास नहीं है प्लस किसान का भी नहीं है। तो उसके बाद वो ऐसे इतना कर सके कि कंपेयर कर सके वो, प्लस इसका किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको एक बार यूज करा सकते हैं, वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी बार यूज करना चाहता है, क्योंकि वो फसल को देख करके करता है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम है आप उसको यूज करवाइए, स्प्रे कराइए। अगर किसान को लगता है तो वो खुद भी करेगा। अभी 10 से 15 दिन करीब हो चुके हैं धान गड़े हुए, तो उसके बाद अब हम उसको सर 10 छिड़काव से कर 15 सकते दिन हैं? हुआ है तो अभी एक बार स्प्रे, आप एक बार अभी स्प्रे करवा दीजिए, प्लस एक बार फ्लावरिंग पे आएगा, फ्लावरिंग आने वाला होगा तो स्प्रे करवा दीजिएगा, प्लस एक बार जब फ्रूटिंग हो जाएगी यानी कि जब फल बाली लग जाएगी तब एक बार स्प्रे करवा दीजिएगा। यूरिया के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे यूरिया कर रहे हैं उस तरह से साथ में इसके डाल सकते हैं सर एक्टिवेटर? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब कभी भी अगर आप कोई केमिकल खेतों में डलवाते हैं तो आप एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स कराइए, रिजल्ट और ज्यादा बढ़ाएगा। एग्रो ग्रोथ बूस्टर को 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद यूज कराइए, रिजल्ट और ज्यादा बेहतर आपको मिलेगा। ठीक 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 है सर। सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। गुड टाइम जी। थैंक यू। चलिए गुड हरिओम आंसर जी, सर। आप बात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2 सवाल आखिरी और लेंगे। हरिओम जी, आप पूछ सकते हैं सवाल। हरिओम जी, खुद को अनम्यूट करिए। आप नहीं कर पा रहे। स्वाति गुप्ता जी, आप सवाल नेक्स्ट। पूछिए। स्वाति गुप्ता जी, आप सवाल कर सकते हैं।
सोमवीर जी आप सवाल कर सकते हैं। गुड एमसी सर। हाँ जी, गुड एमसी। सर मैं ये जानना चाह रहा कि हमारे एरिया के अंदर ना हंसी के अंदर सब्जी ज्यादा बोते हैं जी, तो यहाँ पे ना आपने अभी अभी बताया कि 20 से 25 दिन के अंदर स्प्रे होता है जी एग्रो बूस्टर का जी। तो यहाँ पे यार सर ग्रोथ में ना थोड़ी दिक्कत आ रही है कि फसल है ना कि मौसम के इन्वायरमेंट के हिसाब से फसल बढ़ नहीं रही है जी, तो क्या हम इसको हफ्ते के अंदर स्प्रे करवा सकते हैं जी? हफ्ते भर में नहीं, आप जो है 15 दिन में करवा दीजिए। 15 दिन में सर ये क्योंकि किसान है यहाँ से 4 से 5 दिन के अंदर स्प्रे कर देते हैं जी यहाँ पे, तो उसके साथ में यदि कंटिन्यू करें तो अच्छा रहेगा। ये आपने 20 से 25 दिन करता है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा जी। आप करवा दीजिए, आप जो है इसको 10-15 दिन में करवा दीजिए, अगर करता है तो करवा दीजिए। यदि हम इसको कंटिन्यू करते हैं सर, ग्रोथ में कुछ बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि है ना यहाँ पे गोभी वगैरह बोते हैं, सब्जी वगैरह, तो उसमें है ना ग्रोथ नहीं हो रही है। देखिए क्या है कि अगर किसान को हम अपने प्रोडक्ट को यूज करवा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि उसकी हम यूरिया डीएपी को बोल दें आधा कर दो। पहली बार में 30% से ज्यादा कम नहीं करवाना है, ये ध्यान रखिएगा। ओके सर, ठीक है ना, 30% से ज्यादा कम नहीं करवाना है, मतलब 70% आपको यूरिया यूज करवानी है। ओके सर, आप करवा सकते हैं। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, स्वाति गुप्ता। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मैं डोमेस्टिक यूज के लिए पूछ रही हूँ, जैसे हम लोगों के अपने घर में पौधे वगैरह रहते हैं, तो कुछ लेडीज बोलती हैं कि एक्टिवेटर या फिर एग्रो बूस्टर, कौन सा यूज करें? एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मैम यूज करें। और जैसे कोई गमला है, मान लीजिए कोई गमला है या कोई किचन गार्डन है, तो 5 ml 10 ml 20 ml से ज्यादा नहीं डालना है आपको, इस तरह से कर देना है आपको, और इस तरह से यूज करके आप कर सकते हैं। प्लस नमी अगर ज्यादा समय तक बना के रखनी है तो 4 ml 5 ml तक आप एग्रो एक्टिवेटर को भी यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास जो हैंड स्प्रेयर होता है उसमें भी आप 10 ml 15 ml डाल करके आप पूरे पौधे पर भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई कीटनाशक ताकि कुछ भी बीमारी नहीं है या कोई कीड़ा वीड़ा नहीं है, तब भी हम एक्टिवेटर यूज कर सकते हैं? हाँ जी मैम, कर सकते हैं। देखिए मैम, एग्रो एक्टिवेटर किसी भी तरह का कीटनाशक नहीं है, ये कीटनाशक नहीं है, ये कीड़े नहीं मारेगा, ये नमी को बनाता है, प्लस किसी भी चीज की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है। हाँ, लेकिन कुछ लेडीज यही बोलते हैं कि एक्टिवेटर ही दे दीजिए, हमको बूस्टर नहीं चाहिए। तो एक्टिवेटर दे दीजिए उनको आप, लेकिन पहले बता दीजिएगा। जी जी। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे एक एसोसिएट के धान के खेत में, बिहार का है वो, धान के खेत में बाढ़ का पानी घुस आया है जी। तो वो कह रहे हैं कि उसमें हम क्या करेंगे, जब तक बाढ़ का पानी नीचे उतरेगा नहीं तब तक हम इसमें कुछ नहीं डाल सकते। मैम इस समय आप भी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसमें कुछ नहीं करना है, जब बाढ़ का पानी उतर जाएगा तभी कुछ कर सकते हैं, अभी कुछ करने से कुछ लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन और है कि कुछ जो है श्री तुलसी और फ्लोर गोल्ड, ये भी कीटनाशक की तरह या फिर जो छोटे छोटे बग्स या इल्ली वगैरह होते हैं उसके लिए यूज करते हैं, तो क्या ये किया जा सकता है श्री तुलसी और फ्लोर गोल्ड? मैम इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि श्री तुलसी और जो फ्लोर गोल्ड है वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट नहीं है, इस वजह से मैं उसके बारे में आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता हूँ। ठीक सर। और सर जो सबसे पहले जो थे अनीता जी, जिनका क्वेश्चन था जो समझ में नहीं आया था, तो अनीता जी ये पूछ रही थी कि बैगन का लगाया हुआ है, भटा बैगन को बोलते हैं एमपी में, तो वो पूछ रही थी कि उसमें इल्लियां लग गई हैं, तो उसके लिए अपने पास कुछ और स्ट्रॉन्ग दवाई है क्या? नहीं मैम, उसके लिए मार्केट का ही यूज करना पड़ेगा। अगर कीड़े लग गए हैं तो कीटनाशक ही उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। अच्छा सर, जैसे गोभी के मूली के पत्तों के अंदर गोल गोल छेद कीड़े लग रहे हैं हरे वाले, एक खेत में हम लोग गए थे तो उन्होंने बताया था कि मूली के पत्तों में छेद हो रहा है और हरा कीड़ा लगा हुआ है, तो उसमें अपना कोई प्रोडक्ट काम करेगा? मैम देखिए क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रिकॉशन के लिए है, अगर हम इसको शुरुआत से यूज करते हैं तो ये किसी तरह का डिजीज नहीं लगने देगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर डिजीज अगर लग गई है तो ट्रीटमेंट के लिए, हमें प्रोडक्ट ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए है, प्रिवेंशन के लिए है। तो अगर किसी भी तरह का कीड़ा लग गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको मार्केट का ही प्रोडक्ट यूज करना होगा, और उसमें आप एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करवा दीजिए। हाँ, कीटनाशक के अंदर एक्टिवेटर मिक्स हो जाएगा। जी मैम, जी मैम।
जी, धन्यवाद सर, आज आपसे बहुत तसल्ली से बातें हो गई और बहुत मेरी जितनी भी क्वेरीज थी वो भी फुलफिल हुई। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। चलिए राहुल जाट जी आप बात करिए, खुद को अनम्यूट करिए। हरिओम बोल रहे। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सी। सर मैं ये पूछ रहा था, लोगों का क्वेश्चन आया था क्या एक्टिवेटर को इल्ली की दवाई के साथ मिला के डाल सकते हैं? हाँ जी, डाल सकते हैं। हाँ, वो तो उनका क्वेश्चन आ रहा था। अभी क्या ग्रोथ बूस्टर के कोई जगह पे पानी नहीं बरसा था, तो वो बोल रहे थे कि जो लोग एक्टिवेटर यूज कर रहे हैं वो अभी इल्ली की दवाई हम लोग डाल रहे हैं, तो उसमें मिला के डाल सकते हैं क्या? हाँ जी, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन था मेरा। नेक्स्ट राजू भारती जी। राजू भारती जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। राजू भारती जी खुद को अनम्यूट करिए। राजू भारती जी नहीं बोल रहे हैं। चलिए ब्रिजमोहन कुशवाहा जी एक सवाल आप। हाँ जी। हेलो, हरिओम बोल रहे। जी बोलिए। अपना जो एक्टिवेटर है, जो ये अपना जो चिपको रहती है, जैसे पानी गिर जाए तो बहती नहीं है सर, वो चिपका नहीं करती सर, तुरंत गिर जाए जैसे अपन डाल रहे इसको कचड़े की दवाई के साथ में, तो ये बहेगा तो नहीं सर? क्या कह रहे हैं सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन। जो अपना ये एक्टिवेटर है जो सर। हाँ जी। वो तो सर ये जैसे पानी गिर जाता है सर, तो अपन दवाई के लिए अलग से डालते हैं वो। कहाँ पानी गिर जाता है? तो वो उसको दवाई को रोक के रखेगा सर कि नहीं? दवाई को रोक के रखेगा कि नहीं सर? कहाँ पर रोक करके रखेगा, कैसे क्या करते हैं सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। दवाई डाली अपन ने सर, अपना बूस्टर डाला अपन ने, तो साथ में अपन ने इसको डाल दिया, तो वो दवाई को रोक के रखेगा, पानी गिर गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मिला करके रखिए, मिला करके इस्तेमाल करेंगे तो दवाई का असर लंबे समय तक रखेगा पत्तों पर। चलिए एक लास्ट जो है हम लोग ले लेते हैं, हरिंदर जी आप खुद को अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए। सर देवेंद्र सिंह का धन्यवाद करता हूँ। सर आपको याद होगा मैंने 2 महीने पहले आपको एक वीडियो बना के भेजा था कि मैंने अमरूद के जड़ों में ग्रोथ बूस्टर डाला था और फूल उसके निकले हुए थे, फूल बहुत ही अलग जैसे लग रहे थे, तो मैं डरा हुआ था, मैं कहीं इस बार अमरूद खाने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लाजवाब रिजल्ट आया सर, पूरे भर के अमरूद आए हैं। अच्छा, ग्रोथ बूस्टर डालने के बाद। हरिंदर जी आपका सवाल 1.5 महीने के बाद बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट मिले उसे। हरिंदर जी आपका सवाल बताइए। सवाल बस यही था सर कि ग्रोथ बूस्टर मैंने डाला 1.5 महीने बाद, बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला सर। ये सवाल नहीं है, ये फीडबैक है। ये सवाल था। ये बताना था मुझे कि यार बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला उसका। चलिए एक हमारे लीडर हैं तौसीफ खान जी, उनको एक लास्ट जो है सवाल ले लेते हैं। तो तौसीफ खान जी खुद को अनम्यूट करिए। जी सर, गुड इवनिंग जी। हाँ गुड इवनिंग, सवाल कीजिए। एक्चुअली सर मैं थोड़ा लेट आया, सॉरी, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। सर पहला सवाल, जैसे मत्स्य पालन होता है, मछली पालन होता है, हाँ जी, मछली पालन होता है, तो वहाँ पर हम मछली पालन में एलोविटा एलोकेल हम कैसे यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। जैसे कैल्डी है हमारा, जो देखिए जो मछली पालन में होता है वो एरिया के हिसाब से होता है, पानी के लेवल के हिसाब से डाला जाता है। अगर वो कुछ बताएं तो मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। सर फिर भी कोई आइडिया दे दीजिए, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके हिसाब से। अच्छा, मान लीजिए आपका जो है 100 स्क्वायर फीट का पॉन्ड है, जिसमें से 3 से 4 फीट तक पानी आप भर सकते हैं, 5 फीट तक पानी अगर जा रहा है तो वहां पर आप जो है इस प्रोडक्ट को 1 से 2 दिन के 3 दिन के गैप पर करें और उसमें 50 से 100 ml तक आप जो है एग्रो ग्रोथ बूस्टर को ये अपना हर्बल एलो व्हीकल को और हर्बल एलो बीटा को डाल सकते हैं। 100 ml से लेकर के 150 ml तक
प्लस ग्राम तक आप मिला करके फिर आप 2-3 दिन के गैप पर आप इसको डालते रहेंगे, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जी जी। अच्छा, जो हमारा एलोवीटा है, उसको जो हम मछली का चारा डालते हैं उसमें मिला के दे सकते हैं जैसे आप? जी बिल्कुल, चारे में भी दे सकते हैं आप। चलिए ठीक है सर, वो आपने बताया कि वो 5 फीट पानी और 100 स्क्वायर फीट। जी ब्रिजमोहन कुशवाहा जी आप बोलिए, आप अनम्यूट है पहले से। सर, एक सवाल और है प्लीज सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मैं सर जी जानना चाह रहा था कि हम किसान को है ना कितने समय तक ये केमिकल यूज करवा, मतलब अभी कह रहे थे सर कि अपन 70% यूरिया डीपी डलवाना है, लेकिन कितने समय बाद उनका यूरिया डीपी 100% बंद करवा सकते हैं हम ग्रोथ बूस्टर के द्वारा? 2 से 3 साल। 2 से 3 साल बाद है ना सर 100% बंद हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, थैंक यू सर। और सर एक चीज और है, दूसरा एक्टिवेटर को हम ग्रोथ बूस्टर के साथ ही मिलाकर डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। सवाल तो अभी खत्म ही नहीं होंगे अगर हम लोग ये लेते रहेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हम लोग जो है जो लोगों ने सवाल अपने पूछे उनको उनके लिए बहुत बढ़िया, और जो रह गए हैं वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। और हमारे इस वक्त आईएमसी के अंदर बहुत सारे एरियाज में एग्रीकल्चर के जो ट्रेनर्स हैं, जैसे कि देवेंद्र जी हैं, तो वैसे मेरे ख्याल से और भी हैं। देवेंद्र जी कहाँ पे हैं अभी हमारे यहाँ है आपको? सर अभी नागपुर में है अपना, से एक साउथ में। साउथ में भी है ना? तेलंगाना जी, एक साउथ जी। तो टोटल इस वक्त 3 हैं आप लोग? जी 3 है। चलिए, तो दोस्तों साउथ में है, नागपुर में, महाराष्ट्र में है, और यूपी में अभी देवेंद्र जी हैं। आप इनको आप इनसे वैसे भी इनको फोन करके आप इनसे बात कर सकते हैं। और अगर आप अपने टीम के अंदर इनकी अलग से ट्रेनिंग करवाना चाहें तो आपके जो एम्बेसडर हैं आप उनसे बात करें, वो आपके लिए अलग से इनकी मीटिंग रखवा देंगे। और हम लोग तो जो टाइम टू टाइम ये मीटिंग्स करवाते ही रहते हैं। सो थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत हमारे अपने कीमती शेड्यूल में से अपना जो हमारे लिए आज आपने टाइम निकाला। सो एक बार बहुत बहुत थैंक यू, जोरदार तालियों के साथ हम थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवेंद्र जी। तो दोस्तों, हम लोग मीटिंग को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग जो रहेगी वो मंगलवार को रहेगी एज यूजुअल, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ट्यूसडे और सैटरडे को ये सेशन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट मीटिंग ट्यूसडे को रहेगी। और जिसको ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग चाहिए, ये मीटिंग जो है मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जो है सेव हो चुकी है, वहां पे लाइव चल रहा है इस वक्त। तो आप वहां पे जाके उसको शेयर कर सकते हैं या वहां पे सुन भी सकते हैं। सो आप सब लोगों का धन्यवाद। आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नया महीना शुरू हो चुका है और इस बार पिछले महीने से भी जो आपने बेहतरीन बिजनेस करना है, पिछले महीने के रिकॉर्ड आपने तोड़ने हैं, ज्यादा से ज्यादा आउटलेट खुलवाना है, अपना लेवल चेंज करना है, जो लेवल किया है वो मेंटेन करना है, और नीचे से अपने लेवल जो है वो निकलवाने हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। गुड एमसी, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।